अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस, जो पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं। और आज हम पार्ट 12 में हैं और ये एक सीरीज़ चल रही है। होपफुली जितने भी टैक्सेस हैं जो ड्यूरिंग, इनको एडवांस टैक्सेस भी कहा जाता है, विद होल्डिंग टैक्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल के दौरान आपसे डिडक्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी चूँकि वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़े ओवर द पास्ट 30 to 40 ईयर्स, टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए, और टैक्स जो है कहते हैं कंप्लायंस करवाने के लिए। लेकिन 1947 से लेकर 2017 तक, तकरीबन 70 ईयर्स तक, तकरीबन पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं रहे। जिसका ये मतलब है कि पहले दिन 10 लाख नहीं थे। पहले साल में 1947-48 में तो 5,000 10,000 टैक्स पेयर्स थे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते सिर्फ 2017 तक 10 लाख फाइलर्स थे जो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद टैक्स दोस्ती 2017 में हमने स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल 2018 में स्टार्ट हुआ। टैक्स दोस्ती में हम आपको लॉ समझाते हैं, एफबीआर की हरासमेंट और तंग करने के तरीके भी आपको बता रहे हैं, साथ साथ मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले से। तो अब जो है पाकिस्तान में 2021 में 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं। तो अब आप डिसाइड करें कि 70 साल में गवर्नमेंट्स ने जो है 10 लाख टैक्स पेयर्स किए, और उसमें 20 लाख टैक्स पेयर्स टैक्स दोस्ती और की टीम ने और टैक्स दोस्ती ब्रांड ने ऐड किए। हम आज जो है पार्ट 12 में, ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग जो टैक्स ईयर 2022 के लिए है, उसमें सेक्शन 153 को देख रहे हैं इस वक्त, जिसका टॉपिक है कि जब आप गुड्स, सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट करें, क्योंकि आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए हासिल किए हैं, तो आपने जो है ना डिडक्शन करनी है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में जब गुड्स, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, इन तीनों वर्ड्स को भी हमने डिफ़ाइन किया। बड़ा मेजर डिफरेंस है इन तीनों में। वो प्रीवियस हमने जो है सेक्शन देखते हुए, लॉ को देखते हुए एक्सप्लेन किया गया कि प्रिस्क्राइब पर्सनस कौन है। तो उसमें कंपनीज, फेडरल गवर्नमेंट, ज़्यादातर बिजनेसेस थे, और वो बिजनेसेस, लेकिन कुछ उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी थे, और कुछ फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप सेल ऑफ गुड्स करेंगे इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेप्ट वेयर अमाउंट इज़ लेस दैन 75,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो ये उन्होंने उसको ए पार्ट किया है कि पहले वो सेल्स ऑफ गुड्स की बात करें, और सेल्स ऑफ गुड्स में उन्होंने 2-3 वेरिएशंस दी हैं जो अगर आपको समझ आ जाए तो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे, या फिर अगर आप ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, गुड्स या कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब जो है वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स आपसे साल के दौरान इतने गुड्स आपको प्रोवाइड करता है कि उसकी टोटल उसके लेजर में, यानी कि उसका जो अकाउंट है आपके पास, ज़ाहिर बात है ये आपका सप्लायर है, तो आपने उसको ये पैसे या तो देने हैं या दे चुके हैं एडवांस में, तो 75,000 से कम की अगर आप परचेजेस उससे करेंगे तो आपने उससे कोई विदहोल्डिंग नहीं करनी। ये मकसद ये है कि जो आप डे टू डे बिजनेसेस के लिए, या पेटी कैश से, या माइनर अमाउंट जो आप मुख्तलिफ सप्लायर से, जैसे पेट्रोल है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पंप के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या अगर है भी और वो 75,000 से कम है, तो फिर आपको डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन हैं। तो जो लोग देख रहे हैं और वो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं और उनकी 10 करोड़ से कम सेल है, वो परेशान ना हो, ये सेक्शन उन पर अप्लाई नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेसेस में अगर आप फैमिली बिजनेस है, तब तो 10 करोड़ से अगर आपकी पिछले साल की सेल ज़्यादा नहीं है, तब भी आप विद होल्डिंग नहीं है। लेकिन अगर आपने एक फ्रेश रजिस्टर करवाई है फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में जो और पर्सनस दिए हुए हैं उसमें फॉल करता है, तो फिर लाजमन आपने विद होल्डिंग करनी है। लेकिन आपको एज ए विद होल्डिंग एजेंट थोड़ा सा कुशन दिया गया है। तो ये विद होल्डिंग एजेंट्स की बात हो रही है कि अगर वो किसी भी ऐसे शख्स से
गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो चीज़ आप सुपर स्टोर से मंगाते हैं, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से मंगाते हैं, स्टेशनरी हो गया, या आप मुख्तलिफ शॉप से मंगाते हैं और मुख्तलिफ शहरों से मंगाते हैं, तो फिर वहाँ तो शायद एक शख्स से आप 75,000 से कम की चीज़ें मंगा रहे हो। अगर आप बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, कुछ भी है, फिर तो हो सकता है एक दफ़ा में भी आप इससे ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हो। तो वो कहते हैं कि अगर आप सेल ऑफ राइस करेंगे या कॉटन सीड या एडिबल ऑयल, तो आप पर एज ए एक्टिव टैक्स पेयर आपने जो है अगर जिसको आप कर रहे हैं और वो एक्टिव है, इस सेक्शन के अंदर चूंकि बात हो रही है, अभी प्रीवियस सेक्शंस में आपकी बात हो रही थी जब आप कोई इनकम अर्न कर रहे थे या इंपोर्ट की एक्टिविटी कर रहे थे। यहाँ हम बात करें कि आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टेटस देखना है अपने सप्लायर का, वेंडर का, कि अगर वो एक्टिव सप्लायर है, एक्टिव वेंडर है, एक्टिव फाइलर है, तो फिर आपने 1.5 जो है उससे डिडक्शन करनी है अगर वो आपको राइस, कॉटन या एडिबल ऑयल सेल करता है। और अगर वो उस टाइम पे नॉन एक्टिव आ रहा है तो आपने 3% करना, और ये उसके लिए मिनिमम टैक्स होगा अगर वो इंडिविजुअल है या एओपी है। और अगर वो कंपनी है तो ये मिनिमम है, सवाए वो कंपनीज जो एज मैन्युफैक्चरर एफपीआर के पास लिस्टेड होती हैं, या जो लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन अगर वो ये सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उनको जो टैक्स उनसे डिडक्ट करेंगे वो उसको अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकें। वरना तो अगर मिनिमम टैक्स है तो वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करेंगे इस टैक्स डिडक्शन के साथ, और अगर वो कम है और ये ज़्यादा है तो इतना मिनिमम टैक्स होगा। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर बिजनेसेस देन अगेन एफबीआर के जितने भी चूने वो स्टार्ट होते हैं बिज़नेस जो क्लास है, जो बिज़नेस लोग हैं, उनके चालाकियों से, और जो उन्होंने अंडर रिपोर्टिंग के तरीके बनाए हैं, और उसमें फिर वो अकाउंटेंट्स और लॉयर्स और प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और फिर क्वालिफाइड लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हाई फीस लेने वाले एडवोकेट्स भी उसी प्रैक्टिस में का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस तरह फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन होती है, फिर एफबीआर को अपना भी शेयर होता है। तो एफबीआर के चूनों में याद रखें, बात हम बिज़नेस क्लास की कह रहे हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी किसी भी इंडस्ट्री की डिसाइड कर ले कि उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, यानी कि जो रीज़नेबल प्रॉफिट बन रहे हैं, जो सारी दुनिया में उस चीज़ पे प्रॉफिट बन सकता है, अगर हमने एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेने, दो सालों में ही जितना हमने सरमाया है वो पाकिस्तान में से वापस नहीं निकाल लेना, इस सोच को अगर वो छोड़ दें तो फिर इस तरह की टैक्स की टैक्टिक्स भी नहीं होंगी, फिर एफबीआर के पास भी मौका नहीं होगा। जो लोग जेनुअनली बिजनेस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं। आगे है जी सेल ऑफ एनी अदर गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊँगा, ये एक टेक्निकल टर्म है, और इसमें टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है आया गुड्स है या सर्विसेज है, इसका झगड़ा चल रहा है बिटवीन प्रोविंसेस जो सर्विस टैक्स चार्ज करती है और फेडरल गवर्नमेंट जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि कोई भी गुड्स इनके अलावा अगर आप सेल करते हैं और जो आपका सप्लायर है वो कंपनी के तौर पे उसका लीगल स्टेटस है, तो आप 4% डिडक्शन करेंगे अगर वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे, अगर वो नॉन एक्टिव पे है या नॉन फाइलर है तो उससे 8% करेंगे। इसमें चूँकि कंपनी की बात हो रही है तो इंडिविजुअल एओपी की तो बात नहीं हो सकती कि उनके लिहाज से टैक्सेशन क्या है। इसमें नॉर्मली कंपनी के लिए भी ये मिनिमम टैक्स है और एडजस्टेबल है, अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरर हो या लिस्टेड कंपनी हो तो तब एडजस्टेबल है। अच्छा, अब ये जो मिनिमम टैक्स है इसके हवाले से भी जो है एक बहुत फेमस केस है 1997 का, और उसमें मिनिमम टैक्स और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं ये सारी बातें हुई थी, और फाइनल टैक्स, ये सारी चीज़ें, उसमें कुछ असूल डिसाइड हुए थे। तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी 1-2 सालों से ये मिनिमम टैक्स किया है विद होल्डिंग के अंदर, ये भी उन लॉस को चैलेंज कर रहे हैं, उन प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। वो जजमेंट भी किसी दिन हम देखेंगे। इलाही कॉटन के नाम से जो है वो जजमेंट है 1997 की, बड़ी फेमस, जहाँ पे मिनिमम टैक्स लगाना, फाइनल टैक्स करना
और वो सबकी इजाज़त दे दी गई थी। अच्छा, तो अगर आप कंपनी है और गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपने 4% डिडक्शन करनी है उस कंपनी से, यानी कि 100 रुपीज़ की अगर उसने आपको गुड्स दिया तो आपने 96 रुपीज़ उसको देने हैं, 4 रुपये गवर्नमेंट को। अगर वो नॉन फाइलर है तो 92 और 8 रुपये गवर्नमेंट को। और फिर गवर्नमेंट जो है जो लॉ के मुताबिक उसको नोटिस भेजेगी एफबीआर कि जी आप फाइलर क्यों नहीं हैं, क्योंकि आप बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है अदर टैक्स पेयर्स में एओपी आ जाती है, इंडिविजुअल आ जाते हैं, और अगर वो गुड्स प्रोवाइड करेंगे आपको तो आपने उनसे 4.5 एक्टिव, और अगर नॉन एक्टिव है तो 9%। और ये जो टैक्स इनसे डिडक्ट होगा मिनिमम टैक्स होगा। और इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए की चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं तो आपने उनसे इस अजम्पशन पे कि इस 1 लाख रुपए में उनका तकरीबन 30,000 रुपये प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आपने 4.5% के हिसाब से उनको जो है ना उनसे विद होल्डिंग कर ली है। और ये वो रिफ़ंड तो नहीं कर सकते, ये टैक्स अब उनका फाइनल एक तरह से बन गया है, जिसको मिनिमम टैक्स कहते हैं। इतना तो उन्होंने पे करना ही करना है। अच्छा, जहाँ 9% होगा और आप फाइलर फिर बन जाएंगे कुछ अर्से बाद, तो आप ये जो 4.5 या जो हाफ है वो वापस आपको रिफ़ंड हो सकता है। आगे चलते हैं, अगर हम रेंडरिंग ऑफ सर्विस करेंगे 30,000 की, और तो कोई भी शख्स, अगर आपको कोई भी शख्स से मुराद के अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन हैं, कंपनी है, यहाँ लिखा हुआ है ना जी कि डिडक्शन सिर्फ कौन करेगा, प्रिस्क्राइब पर्सन। तो अगर आप कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, या एक अनरजिस्टर्ड एओपी है जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में सेल्स थी, तो अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो और पूरे साल में वो 30,000 से कम की फाइनेंशियल ईयर में सर्विस दे रहे हैं तो आप उससे फिर डिडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ले रहे हैं और वो साल में 30,000 से ज़्यादा होंगी, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं 5,000 किसी को पे करते हैं, फिर आप कुछ अरसे बाद फिर उससे सर्विसेज लेते हैं तो 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर प्रीवियस अमाउंट पे भी डिडक्शन आपने करनी है। ठीक है जी, वो कह रहा है रेंडरिंग ऑफ एक्सेप्ट वेयर अमाउंट इज़ लेस दैन 30,000 इन एग्रीगेट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में टैक्स वाले कह सकते हैं कि जी जब 30,000 से ज़्यादा हो गई थी तो तब उसी बंदे से आपको प्रीवियस भी डिडक्शन करनी चाहिए थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो या ये सारे बिजनेसेस इनको हम देखते हैं, आप इनसे 3% इनकम टैक्स विद होल्ड करेंगे अगर ये लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस है या आईटी सर्विसेज है या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। ये लोकल सेल्स की बात हो रही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने जब देखा था सेक्शन 153, तो सेक्शन 153 जो है ना वो रेजिडेंट पर्सन पे लगता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन पे सेक्शन 152 लगता है, जो प्रीवियस पार्ट 8, 9 में आप देख सकते हैं। तो 11 में हम बात कर रहे थे कि यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसे बिजनेसेस जो रेजिडेंट बिजनेसेस हैं और आपको B2B सर्विसेज दे रहे हैं उनसे। तो अगर कोई कंपनी है वेब होस्टिंग, वेब सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आपकी रिमोट मॉनिटरिंग, या उन्होंने आपको कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, अकाउंटिंग सर्विसेज दी हैं, तो आप उनको पेमेंट करते हुए 3% डिडक्शन करेंगे। और जो है वो अब जो है अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं आईटी सर्विसेज ले रहा हूँ, वेब होस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं डिडक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो मेरा टर्नओवर ज़्यादा है 10 करोड़ से ज़्यादा, और ऐसे आईटी फ्रीलांसर्स जो और आईटी फ्रीलांसर्स से जो है सर्विसेज ले रहे हैं और वो पिछले साल में उन्होंने अपनी एग्जेम्प्ट इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा यानी जो है उन्होंने शो किया, उन्होंने 100 मिलियन से ज़्यादा शो की है, तो उनको फिर अपने फेलो आईटी सर्विसेज वालों को भी पेमेंट करते हुए उनसे डिडक्शन करनी होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन बन गए तो फिर क्या रेट है, और जिससे डिडक्शन करनी है उसके लिए क्या रेट है, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। तो फिर उसके लिए इंडिविजुअल और एओपी और कंपनी दोनों के केस में मिनिमम टैक्स होगा। तो ये आप सर्विसेज देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग। अब आप कहेंगे अगर ये सारी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या, तो याद रखें कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो 30 नवंबर 2022 तक जो आने लगा है, आज तो 21 नवंबर है, 30 नवंबर 2021 तक यानी कि एक हफ्ता 9 दिन तक मज़ीद आप अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आप पेमेंट्स सारी
चेक और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करें। 1 दिसंबर से आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, वरना तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का एक्सपेंस है, क्योंकि आप तो पेमेंट कर रहे हैं एज ए विद होल्डिंग एजेंट, और मैं ये सिर्फ सेक्शन 153 की बात नहीं कर रहा, औरों के लिए भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ तो चूंकि आप कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, ऊपर गुड्स के लिए कर रहे हैं, सपोज करें आपने फर्नीचर ख़रीदा एज एन इंडिविजुअल और आप वो आ रहे हैं प्रिसाइड पर्सन में, तो आपने 4.5 जो है वो तो गवर्नमेंट को पे किया, रिमेनिंग जो आपने अपने सप्लायर को पे किया वो क्रॉस चेक से करना है अगले 9 दिन तक। उसके बाद 1 दिसंबर से आपने उसके ऑनलाइन बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वरना एज ए बिजनेस एक्सपेंस, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, कोरियर सर्विसेज हो, कुछ भी हो, आपका जब ऑडिट होगा तो ये सब आपको अलाउ नहीं होंगे एज एक्सपेंस, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस जब कम किए जाएंगे तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और आपने टैक्स रिटर्न में जो टैक्सेबल प्रॉफिट शो किया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से या जैसे टैक्स दोस्ती टीम से आप रब्ता करके अपनी रिटर्न फाइल कराने का फ़ायदा ये है कि वो अभी की भी आपकी लाइबिलिटी देखते हैं और वो सारी सिचुएशंस देखते हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हों, कंपनीज हो, बिजनेसेस हो, कि जिसकी वजह से ऑडिट के दौरान अगर आने वाले सालों में ऑडिट होता है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ना बढ़ जाए जस्ट बिकॉज आपने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। और इस बात को रिपीट करता हूँ कि विद होल्डिंग के हवाले से ख़ास तौर पे अगर आप विद होल्डिंग या कुछ और प्रोसीजर्स हैं, जैसे कैश सिस्टम यूज़ करना है या अक्रूवल यूज़ करना है, या उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, या फिर रिटेलर्स के लिए जैसे पीओएस की इंटीग्रेशन करनी है एफबीआर के साथ, तो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। और ये सेक्शन 114 से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्टार्ट होते हैं, और वो प्रोसीजर सिर्फ सेक्शन 242 पे नहीं ख़त्म होते। फिर जो रूल्स हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002, वो उसके अलावा जितने सर्कुलर्स इशू होते हैं, इसीलिए हमारी एक वीडियो भी है हाउ टू बिकम टैक्स एक्सपर्ट, और उसके अंदर जो बुक्स हैं टैक्स वाली, उसमें डॉक्टर इकरामुल हक की जो बुक्स हैं वो हम रेकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करें फिर तो उनकी जो है बुक बाइंडिंग वाली जो सारी हैं जो मंथली अपडेट होती हैं वो आपको परचेज़ करनी चाहिए, ताकि आप फुली अप टू डेट रहें। लेकिन इन शॉर्ट कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, आप आईटी फ्रीलांसर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई शॉप चला रहे हैं, कुछ भी है, तो ये जो सारी सर्विसेज हैं आपने अब बिज़नेस अपने सर्विस प्रोवाइडर या अपने गुड्स प्रोवाइडर के बिज़नेस बैंक अकाउंट में ये सर्विसेज देनी है। जैसे वेयर हाउसिंग सर्विसेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप क्रॉस चेक वगैरह तक दे रहे हैं, क्योंकि आप विद होल्डिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है अभी तक, यानी जब से आप कर रहे हैं। लेकिन 1 दिसंबर 2021 से आपने अपने वेंडर के बिज़नेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने, और ये फिर और भी सर्विसेज हैं। यहाँ पे सेक्शन 153 की बात हो रही है, टाइप ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, यहाँ ये सारी सर्विसेज हैं, कार रेंटल सर्विसेज हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज हैं, सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं। तो चाहे आप एक्सपोर्टर हैं और आप अपने गारमेंट्स या अपने मटेरियल आप किसी भी कंपनी को भेजते हैं कि उसको केमिकली चेक करे वगैरह वगैरह, तो अब आपने उनको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र्स करने हैं 1 दिसंबर से, वरना वो जो एक्सपेंस आप क्लेम करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न में, वो जो है ना डिसअलाउ हो जाएगा, वो ऐड बैक हो जाएगा आपकी इनकम में, आपकी सेल्स में, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर आप बाद में हमसे गिला ना करना कि हमने आपको इन एडवांस बताया है कि ये सारी चेंजेस हो रही हैं। और ये चेंजेस जो हैं ये सारे बिजनेसमैन के लिए हैं, चाहे वो ये सारे बिजनेसेस करते हो या किसी किस्म का भी बिज़नेस करते हो। ये सिर्फ आईटी या बिग बिजनेसेस कंपनीज़ के लिए नहीं है, ये शॉपकीपर्स के लिए भी है, ये जो है प्लम्बर्स के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हर शख्स ने अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, ताकि कम से कम टैक्स फ्रॉड हो और कम से कम एफबीआर को मौका मिले, कम से कम मौका मिले जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करने के लिए। तो ये कंप्लाइंस आपने करनी है। और ये रेट्स जो हैं वही हैं कि अगर आप कार रेंटल सर्विसेज लेते हैं, अब इंटरेस्टिंग ये है कि आप जब उबर करीम को पेमेंट करेंगे और आप एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, सपोज करें कि आप अपना कंपनी है, तो ऊबर करीम के साथ कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनको भी पता होगा, दूसरा ये है कि जब आप उनको वो आपको ये फैसिलिटी देंगे कि जी मंथली पेमेंट्स कर लें। जब आप उनको ऊबर करीम को मंथली पेमेंट्स करेंगे तो आप 3% करेंगे, क्योंकि होपफुली वो
फाइलर स्टेटस उनका आ रहा होगा जिस टाइम आप उनको पेमेंट करोगे कंपनी टू कंपनी, और वो जो होगा वो उनके लिए एज अ कंपनी मिनिमम टैक्स होगा। वो फिर इसको जो है ना इस इनकम पे जो प्रॉफिट हुआ है उसके अगेंस्ट कंपेयर करके देखेंगे, और अगर वो ये मिनिमम टैक्स ज़्यादा हुआ तो ये टैक्स होगा, वरना जो प्रॉफिट बना उस पर ज़्यादा टैक्स हुआ तो वो होगा। बाकी जो यहाँ कैटेगरीज आ रही हैं हम उन पे बात करेंगे, उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी। आप अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।